Hello everyone, welcome to another section of the syllabus of ancient India. In today's session, we will continue with the happenings of the time during which Gautam Buddha existed, that is the time at which Buddhism and Jainism came into picture. This was the time we said that when बहुत सारा कुछ political changes, social changes etc. were coming into shape. In the last lecture, what we have done is that we have talked about the various political changes that were happening in India in terms of the various different dynasties that were coming. एक के बाद एक dynasties आती जा रही थी. हमने बात की थी कि हरनिया का डायनास्टी एक हुआ करती थी जिसमें कि हमने 3 किंग्स के बारे में मेनली बोला. फिर उसके बाद हमने बोला कि नागा देशका के टाइम पर वो ख़त्म हो गए. फिर शिशुनाग आ गए. शिशुनाग जो थे उनके बाद हमने नाम वहाँ मेंशन किया था कि काल अशोक करके थे, वो बहुत सिग्निफिकेंट थे. बुद्धिस्ट काउंसिल कराई उन्होंने. उसके बाद हमने बात किया नंदास का, महापद्मानंदा के बारे में बात की कि बहुत ही सिग्निफिकेंट उनका कंट्रीब्यूशन रहा. उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस हमने बोले. हमने बताया कि किस तरह का उनका रूल होता था. बहुत रिच एम्पायर बन चुकी थी मगधा में. तो इस तरह की बातें हमने की हैं. ये सारी बातें करने से हमें 2 चीज़ें पता चली. हमने वी हैड टॉक्ड अबाउट द महाजनपदास. हमने बोला था मोनार्कीज़ हैं, रिपब्लिक्स हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हमने ये कंक्लूड किया था कि मगधा केम आउट टू बी द लार्जेस्ट अमंग देम, द मोस्ट पावरफुल अमंग देम. 2 नाम जो हमने कहा था कि प्लेसेस ऑफ एक्सट्रीम सिग्निफिकेंस रहे, वो था कौशाला और मगधा. इवेंचुअली मगधा बिकेम द वन एंड ओनली बड़ा वाला एम्पायर. ठीक है. तो अभी उसके साथ साथ की कुछ और चीज़ें भी हम पढ़ते हैं. जब ये सारा फेज चल रहा था तो अब हम कंट्री को जब ऐसे याद करिए कि जब ज्योग्राफी वाला लेक्चर जो हमने किया था, ज्योग्राफिकल सेटलमेंट कहाँ पे क्या हुआ था, बार बार मैं कहती हूँ वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन हुआ था. इस टाइम तक हमने देखा वैदिक एरा भी हो चुका है. वैदिक एरा के बाद का ये फेज़ है. बार यही पॉइंट रिपीट हुआ कि अब ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा तक हम आगे तक चले गए थे. इससे पहले वाला जिसने लेक्चर देख लिया है, यू पीपल ऑलरेडी नो, मैप पे मैंने आपको दिखाया होता कि मगधा एकदम ही ईस्ट में था. देयरफॉर इंडिया का जो एक्सपेंशन है नॉर्दर्न वाले पार्ट का, दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, एकदम पूरा कवर्ड है. तो देयरफॉर इस टाइम पर हर दोनों जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है. नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जो वाला पूरा सेक्शन है उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि मगधा इतना पावरफुल हो गया कि सब कुछ मगधा के पास चला गया. और उन लोगों ने बाकी छोटे छोटे, हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि जितने भी छोटे छोटे थे उनको कैप्चर भी कर लिया. कैसे कैसे किया हमने देखा. अजातशत्रु ने अपनी मदर की जो जहाँ की वो थी, इवन लिच्छावी वैशाली वाले वज्जी वाले वो वाला एरिया तक कैप्चर कर लिया. तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन करके मगधा हैड इंक्रीज्ड इन साइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है तो वेस्टर्न पार्ट में क्या चल रहा था. जब हमने मैप बनाया था तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि वेस्ट की तरफ पे मैंने गंधारा दिखाया था. तो जो गंधारा वाला रीजन था वो तो एक स्पेसिफिक जगह दिखाई थी. उसके अलावा और भी कई सारे जगहों के उसी तरफ में नाम आते हैं. जैसे कई बार हम नाम पढ़ेंगे तक्षशिला का, तो वो एक सिग्निफिकेंट जगह थी. वहाँ पे एक स्टॉप भी था. इंडिया वाली तरफ से आप अफगानिस्तान जाने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में आता था, और इस तरह की चीज़ें उससे एसोसिएटेड है. उसके अलावा जब हमने वैदिक पीरियड पढ़ना शुरू किया तभी से हम एक जगह के बारे में बोल रहे हैं, मद्रा करके. वो पंजाब वाला एरिया है. हमने बोला कंटिन्यूसली कुछ जगहों के नाम आते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, हम बात करते हैं सिंध की, पंजाब की, NWFP की. तो ये वाला जो रीजन है, अब हम आज थोड़ा बहुत देखेंगे वहाँ पे क्या चल रहा था इसी टाइम पे. ईस्ट में दिमाग में रखिए मगधा जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, अच्छा खासा अपने आप को फैला लिया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर बनाने की कोशिश में है. ठीक है. यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे ये हो रहा है. हमने कहा था जब हमने स्टार्टिंग में ज्योग्राफिकल सेटिंग पढ़ी उस टाइम पर हम बात करते थे कि जो इंडिया है, इंडिया के पूरे वेस्टर्न साइड पे अगर हम देखेंगे, फिर हम नॉर्दर्न साइड पे देखते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जाते जाते पूरा का पूरा हम देखते हैं कि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस ही माउंटेन रेंजेस हैं, है ना. इसके साथ में हमने ये भी कहा था कि जो ये वाले एरियाज़ हैं यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं. इन पासेस के ज़रिए हमने क्या सिग्निफिकेंट, हमने नाम भी बोले थे, खैबर पास, गोलन पास. ठीक है. हमने कहा था इसमें से खैबर पास का नाम बार बार आएगा. उस टाइम ही मैंने आपको बताया था कि जब अलेक्जेंडर आए थे तो खैबर पास से आए थे. आज हम वही सब पढ़ेंगे. क्या हो रहा था वेस्ट में ये बुद्धाज एज में 6th सेंचुरी वाले टाइम पर कि जो ये वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पे जो ये पासेस थे माउंटेन्स में, उसके थ्रू पूरी आर्मीज़ हमारे कंट्री की तरफ आ रही थी और आने के बाद एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही थी. मोस्टली ये लोग कौन थे? They were mostly people from Greece and people from Persia.
अब ऐसे क्यों थे? क्योंकि ऑब्वियसली उनके डेवलपमेंट का लेवल काफ़ी हाई था। जब हम वर्ल्ड सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पर्शियन एम्पायर तो खैर बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। ग्रीक एम्पायर के बारे में वी ऑलरेडी नो, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो एकेडमिकली, बट इन जनरल ऑल्सो यू नो कि ग्रीक एम्पायर कितनी ज़्यादा हाइट पर थी ऑफ डेवलपमेंट एंड द काइंड ऑफ मनी दे हैड एंड द आर्मीज उन लोगों ने डेवलप की थी। सो दीज वर द पीपल हु वर कमिंग टूवर्ड्स इंडिया। और इंडिया में आने में उनको आसानी ये हो रही थी कि जब वो नॉर्थ वेस्ट से आते थे तो वहाँ पर जो किंग्स थे वो प्रिंसिपैलिटीज़ के सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे थे, अपनी टेरिटरी के साथ बाउंड थे। छोटे छोटे से किंग्स मान लीजिए, उनको छोटी छोटी टेरिटरी और उसी को वो बचाने की कोशिश में हैं। आपस में उनकी कोई वो यूनिटी नहीं है कि एक मेजर फोर्स बन के टकरा जाएं बड़ी आर्मी से और बचा लें पूरे एरिया को। ऐसा नहीं था, सब अपने अपने छोटे छोटे एरिया को लेकर के कंसर्न हुआ करते थे। देयरफॉर इट वाज वेरी इजी फॉर अ पर्सन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड कि यहाँ पर आए और अपने आप को फैलाएं। ठीक है, अब इस तरह के कुछ किंग्स और कुछ इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जब पर्शियंस आए थे तब क्या हुआ, और फिर हम दूसरी बात करेंगे जब ग्रीक्स आए तब क्या हुआ। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट का मैंने आपको बताया कि मगधा है। नॉर्थ वेस्ट में मैंने आपको बताया कि मदरा वाला रीजन, पंजाब, गंधारा वाला रीजन, फिर एक और रीजन का नाम कंबोजा। ये बहुत पहले से ही, अगर आप शुरू करेंगे, जैसे जब से हम एंशिएंट शुरू कर रहे हैं तब से इसका नाम भी आता जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्कमेनियन और मैसेडोनियन लोग आए और उन लोगों ने अपने आप को एक्सपैंड किया। पहले बात करते हैं हम जो पर्शियंस आए। पर्शियंस में हम पहला नाम लेंगे डेरियस का। बड़ा आसान है नाम याद रखना, एक सिंगर का नाम भी डेरियस है, तो बहुत इजीली वन कैन रिमेंबर। ठीक है, ये डेरियस की जो डेट बताई जाती है 516 BC बताते हैं कि ये आए थे यहाँ पे। आने के बाद इन्होंने क्या किया, पर्शियन एम्पायर के लिए कुछ जगहें कैप्चर की। जगहों में आ गया हमारे पंजाब, हमारा सिंध हो गया, NWFP हो गया। ठीक है, तो ये वो वाला एरिया हो गया जो कि हमारे इंडस के वेस्ट वाला पार्ट है। इंडस से जो वेस्ट में एरिया था वो सारा इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब जो पर्शियन एम्पायर हुआ करती थी, पर्शियन एम्पायर में ऐसा होता था कि दे यूज्ड टू हैव दीज प्रोविंसेस। जैसे आज भी हम देखते हैं स्टेट्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इनका जो डिवीजन था अपने टेरिटरीज का, उसको वो सेट्रापीज बोला करते थे। ठीक है, वो थी 28। उसमें से जो 20th थी वो ये वाला एरिया बना जो हमारी, इसके बाद फिर 8 और होंगी। 20th जो थी वो यहाँ वाला एरिया था। अब इसका सिग्निफिकेंस बहुत था जो इन्होंने कैप्चर किया, ये वेस्ट ऑफ इंडस पूरा एरिया। एक तो हमेशा से हम जानते हैं इंडस के आसपास का रीजन जो है वो फर्टाइल है, तो फर्टाइल लैंड से वहाँ सेटलमेंट भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर भी ज़्यादा है। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर है वहाँ के लोगों में प्रोस्पेरिटी भी ज़्यादा है, तो हर तरह की चीज़ वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, इन द सेंस कि आर्टिजन्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी एट्सेट्रा, तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी। जिस जगह की इकोनॉमी अच्छी है वहाँ के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है। जिस जगह पे ये सारे फीचर्स होंगे ऑब्वियसली उस जगह पे रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होता होगा। तभी हम देखते हैं कि जब इरेनियंस ने या पर्शियंस ने ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया तो उसके बाद ऐसा होता था कि जो एशिया का उनका जो रेवेन्यू आता था उसमें से 1/3 जो था वो पूरा इस एरिया से निकलता था। ये इतना रिच एरिया इनको मिल गया था। ओके, एक तो रेवेन्यू की बात कर ली हमने। दूसरी चीज़ ये कि जो इंडियन सोल्जर्स थे या इंडियन पॉपुलेशन जो वहाँ पर होती, उनको नाउ दे स्टार्टेड इंडक्टिंग देम इनटू देयर ओन आर्मीज। अभी हम देखेंगे जो नेक्स्ट पर्सन का नाम आता है, नेक्स्ट किंग इनके ज़र्ज़िज़, ये जो थे इनने क्या किया था कि अपने इंडियंस को इन्होंने रिक्रूट कर लिया और वो जो इंडियंस थे उनको यूज़ किया गया जब इरेनियंस की फाइट हुई थी ग्रीक्स के साथ में। ठीक है, ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको कहेंगे कि ग्रीक्स जो थे they had the first taste of Indian fighting skill, right? तो जो ये वाले जब when the Indian soldiers when they got added इनकी पर्शियंस की आर्मी में और जब ग्रीक्स के साथ उन लोगों ने लड़ाई की तो अब उनको ग्रीक्स को पता चल गया कि ये कैसे हैं, ये लड़ने में इनकी कैपेसिटी कैसी है, पोटेंशियल कैसा है। ऑलराइट, तो ये हुए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो इरेनियन वाली बात हो गई, लेकिन अब इरेनियन इनकी वजह से क्या क्या असर हुआ ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि एरिया तो हमारा है। ठीक है, इरेनियंस के साथ कांटेक्ट रहा इंडिया का करीब 200 ईयर्स के लिए। अब 200 ईयर्स के लिए अगर कोई कल्चर कहीं नई जगह पे जाके रहेगा तो दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग होगी, और इंटरमिक्सिंग जो होती है वो हमेशा कल्चर के अंदर चेंजेस लाती है और एडिशंस कर सकती है। तो जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था उसमें सबसे पहली बात तो हमने कर ली कि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा।
वो तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। एक पूरी एम्पायर दूसरे रीजन के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो एक दूसरे की चीज़ों का एक्सचेंज तो होगा ही। Therefore that was taking place। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह के भी डेवलपमेंट्स आए या इस तरह के भी इम्पैक्ट हुए जिन्होंने लिटरेरी चेंजेस लाए। जैसे कि हम देखते हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब हमें याद करना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे थे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एट्सेट्रा, सोर्सेज वाला जो हमारा वीडियो है, प्रॉब्ली आई थिंक दैट वाज द थर्ड लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था कि बड़ी अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स होती हैं। फिर हमने बात की थी कि अशोका के बारे में हमें स्क्रिप्ट से पता चला, बहुत उसने स्टोन्स पे एडिक्ट्स लिखवाए थे। फिर हम कहते थे कि वेस्ट वाले साइड में, नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ तो अलग अलग स्क्रिप्ट्स यूज़ होती थी। वहाँ पर हमने नाम लिया था कि खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखा गया था। अदरवाइज हम बोलते थे कि जो स्क्रिप्ट यूज़ होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी हर जगह पे, दैट इज़ व्हाट वी वर सेइंग। फिर हमने कहा था लेकिन नॉर्थ वेस्ट में हम देखते थे कि खरोष्टी भी हुआ करती थी, तो वही खरोष्टी स्क्रिप्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये वो वाली स्क्रिप्ट थी जो कि लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। ये इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में पर्शियन लोगों के ज़रिए। अब आप देखेंगे जो भी पर्शियन ज़बान जैसी ज़बानें हैं, आप अरबिक ले लीजिए, आप उर्दू ले लीजिए, इस तरह से जो लिखने वाली ज़बानें हैं, या कश्मीरी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट देख लें, इनमें राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो वेरी इजी टू रिमेंबर, दिस इज़ अनदर थिंग। फिर आ जाता है हमारे पास में कि एक और चीज़ जो इरेनियंस की वजह से आई वो ये कि कॉइन का सिस्टम आया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाला देख लीजिए इस तरह के, तो वहाँ पे हमें पर्शियन कॉइन्स मिले। तो ये एक तरह की डेवलपमेंट यहाँ तक पहुँची। फिर हम देखते हैं इन्फ्लुएंस आर्ट एंड कल्चर में, जैसे कि जो स्कल्पचर्स एट्सेट्रा बने उनके ऊपर, ये बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। जब हम आर्ट एंड कल्चर एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पूरा हम उसको बात ही यही करते हैं कि वो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस किस तरह से दिखता था। यहाँ पे तो खैर पर्शियन इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, बट पर्शियन और ग्रीक दोनों चीज़ों का इन्फ्लुएंस हुआ। जब हम ग्रीक देखेंगे तो नए ग्रीक इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल उनके हर तरह के स्कल्पचरिंग में दिखाई देता है। जब हम देखेंगे कि बुद्धा की जब आइडल बनाने शुरू किए गए तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस एट्सेट्रा में जो डिफरेंसेस थे वो हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट का और जो यूपी की तरफ बने। जैसे हम बोलते हैं मथुरा में क्या हुआ और हम देखते हैं गंधारा में क्या हुआ, तो बिल्कुल आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं वो पॉइंट्स को। सो दिस वाज अनदर इन्फ्लुएंस। फिर एक चीज़ जो मैं पहले भी बोल रही थी कि पहली बारी क्या हुआ, इन लोगों ने जब इंडियंस को अपनी आर्मी में लिया तो ग्रीक्स जो थे उनको लड़ने का मौका मिला इंडियन के साथ में, एंड दे गॉट अ टेस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स का फाइटिंग स्किल। ऑलराइट, तो ये था जो हमारे इरेनियन इन्वेजन की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ। इरेनियन इन्वेजन के साथ साथ में एक जो सिग्निफिकेंट इन्वेजन है वो है अलेक्जेंडर का। अब अलेक्जेंडर की जहाँ तक हम बात करते हैं, इंडिया आए हैं वो 326 BC में, एंड देन ही रिटर्न बैक इन 325 एंड फाइनली ही डाइड इन 323, और इंडिया में रहे करीब 19 मंथ्स तक, और जब वो वापस चले गए तो बेबीलोन में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ फिलिप, फादर का नाम फिलिप। ओके, अब अलेक्जेंडर का ये था कि उनको थ्रोन मिल गया। He got his position when he was only 20 years old। जब वो छोटे बच्चे थे तब से ही अलेक्जेंडर के बारे में बोला जाता है कि he was very conscious about knowing about geography etc। अब ग्रीक थे तो ग्रीस में तो हम बोलते ही हैं कि जो रिच पीपल थे वो काम कम करते थे और उनको पता, उनको दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी एंड थिंक अबाउट थिंग्स। ये जब वर्ल्ड हिस्ट्री जिसने भी पढ़ी है या फिर जब वो पढ़ेंगे तो दे विल रियलाइज़, ये लिखा जाता है कि वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनसे इतना काम, वही सारे काम करते थे जो अमीर लोग थे। उनका ये था कि वो बैठ करके सोचते रहते। तभी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी फिलोसफीज़ और बड़े बड़े आइडियाज़ ग्रीस से निकले। ऑलराइट, तो खैर एनीवेज अलेक्जेंडर के केस की हम बात करते हैं कि अलेक्जेंडर को बचपन से एक दिमाग में ये चीज़ थी, और जब से वो आए 20 साल की उम्र में, व्हेन ही गेन्ड हिज प्लेस, कि कॉन्कर करना है और एक्सपैंड करना है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में थी जो वो अचीव करना चाहते थे। जैसे कि एक तो मैंने कहा उनको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था, और उन्होंने ज्योग्राफिकल एक बात सुनी थी। उन्होंने सुना था कि जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी इंडिया के ईस्ट में भी बहती है। मतलब इतनी उसका इतना ज़्यादा एक्सटेंट है कि इंडिया के अगर ईस्टर्न साइड पे भी चले जाओ तब भी कैस्पियन सी चलती है। तो ही वांटेड टू सी दैट, तो वो इंडिया की तरफ आना चाहते थे। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ मिथिकल ऐसे हीरोज़ थे और इस तरह के लोग थे जिनके बारे में लेजेंड्स लिखे गए थे, और ये कहा जाता था कि उन्होंने इतना कैप्चर किया, उन्होंने उतना कैप्चर किया। तो ही वांटेड टू कैप्चर मोर देन दोज, जो वो मिथ्स जो फैलाई गई थी और उसमें जो हीरोज़ थे उन्होंने जितना किया हुआ था, अपने आप को एक्सपैंड किया था अपनी एम्पायर्स को, ही वांटेड कि ये उनसे भी ज़्यादा करें। तो वो एक तरह की एस्पिरेशन थी। उसको फुलफ़िल करने के लिए ही डिसाइडेड कि भाई हम थोड़ा बहुत एक्सपैंड करते हैं। तो जब हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं
4th सेंचुरी BC मैंने बोला कि 326 में इंडिया आए थे। तो कुछ कुछ चीज़ें उनकी देखते हैं। देखिए, उन्होंने जब शुरू किया तो उनका ऐसा मूवमेंट था कि उन्होंने एशिया माइनर कैप्चर कर लिया है। देखिए, ईरान कैप्चर कर लिया है, इराक कैप्चर कर लिया। ईरान कैप्चर करने का मतलब क्या हुआ, जो हम बात कर रहे हैं पर्शियन एम्पायर पूरी, उनके साथ जब इनने फाइट किया तो वो वाला एरिया कैप्चर किया एंड उनको हराया, तो इंटरेक्शन बढ़ी यहाँ पे, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंडियंस के मिलना हुआ इनसे, ठीक है। अब जो ये अलेक्जेंडर हैं, इनका जब हम देखते हैं, जो हमने बात की कि जोग्राफिकल इंक्वायरी थी, कैस्पियन सी के बारे में बात किया करते थे, इस तरह की चीज़ें, ये दिमाग में रखते हुए ये हमारी तरफ आने लगे। जो इनकी सोर्स है, जो हमें पता चला है और भी ज़्यादा अलेक्जेंडर के बारे में, वो 2 सोर्सेज रही हैं। एक तो ऑब्वियसली पर्शियंस पहले से यहाँ पर थे, तो जो पर्शियंस ने लिखा और जो उनके थ्रू हमें पता चला इनके बारे में, दैट इज़ देयर। दूसरी चीज़ जो है कि एक चीज़ ये भी है कि इनके अपने साथ भी कुछ हिस्टोरियंस आए थे जिन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया है। क्या बताया है वो भी हम इनका इन्फ्लुएंस देखेंगे इनके आने का। लेकिन जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इनको जोग्राफिकल इंक्वायरी थी और इनको लगता था कि कैस्पियन सी ये है वो है, इस तरह की जो बातें थी, उसमें 2 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस अगेन थे। क्या थे? इनके इंस्पिरेशन के लिए इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बात की थी कि हेरोडोटस करके हुआ करते थे, जिन्होंने कि द हिस्ट्री लिखी थी, और उसके अंदर उन्होंने ही ट्राइड टू राइट एज मच एज पॉसिबल अबाउट एवरी एरिया एज पॉसिबल। तो हिस्ट्री के साथ साथ में जब उस ज़माने की जो बुक्स होती हैं उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, तो इनको हेरोडोटस से काफ़ी कुछ पता चला ज्योग्राफी के बारे में भी। उसके साथ साथ में पर्शियन टेक्स्ट तो थे ही, तो वो भी हमें पता चलते गए, ठीक है। उसके ज़रिए भी इनको पता चला। तो ये 2 मेन सोर्सेज बन गई अलेक्जेंडर के लिए। अपना पैशन फुलफिल करने के लिए ये इंडिया की तरफ आने की कोशिश करते रहे। अब जब ये इंडिया आने की कोशिश करते रहे तो इन्होंने क्या किया कि इनको ऐसा था कि हमने बोला पर्शिया कैप्चर किया था इन्होंने, इराक से आए होंगे, ईरान के बाद कहाँ गए? काबुल, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, काबुल के बाद नाउ ही ट्राइड कमिंग टूवर्ड्स इंडिया इंडस वाले रीजन में। कहाँ से आएंगे? पासेस के थ्रू आएंगे। कौन सा पास इनके साथ एसोसिएट होता है? खैबर पास एसोसिएटेड होता है। खैबर पास से आप देखेंगे कि बड़ी सारी आर्मीज आई हैं, एकदम ग्रेवयार्ड है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ। अब जब वो यहाँ पर आए हैं तो फ़ायदा क्या है, इनको क्या रहा, किस चीज़ ने ईजी बनाया या किस चीज़ ने डिफ़िकल्ट बनाया इनका यहाँ का कैप्चर इंडिया का, वो बताते हैं। देखिए, जब वो इधर आए हैं तो पास के थ्रू निकले, खैबर पास के थ्रू इंडिया वाले तरफ आ गए। अब इनको था कि भाई हम एक्सपैंड करेंगे, नॉर्थ वेस्ट में थे और उसके बाद इनकी कोशिश रही होगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने की। जब ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में पहुँचे तो कौन से एरियाज़ इनके पास आएंगे? हमने बात की है गंधारा और तक्षशिला और इस तरह के एरियाज़ के बारे में। तो रिवर्स कौन सी हम आती जाएंगी? इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब जब ये इस तरफ आए हैं तो इनको वहाँ पे ये दिखा है कि जो किंग्स हैं या तो वो मोनार्की के फॉर्म में है या रिपब्लिक के फॉर्म में है, लेकिन जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि वो अपने अपने छोटे छोटे एरियाज़ को कंट्रोल कर रहे थे, आपस में कोई यूनिटी नहीं थी। तो देयरफॉर बहुत ईजी था इनके लिए उन छोटे छोटे एरियाज़ को कैप्चर करते जाना। लेकिन अब उसमें होता क्या है वो देखिए। पहला पर्सन, द फर्स्ट पर्सन जिनको कि इन्होंने एनकाउंटर किया, उनका नाम है अम्भी। ये भी एक किंग हुआ करते थे, तक्षशिला के प्रिंस हुआ करते थे, ठीक है। अब जब अलेक्जेंडर यहाँ तक पहुँचे, ये थोड़ा सा डर गए और इन्होंने गिव अप कर दिया, ठीक है। इनकी जो आर्मी थी वो जा करके ऐड हो गई अलेक्जेंडर की आर्मी में। तो इट पेड कि अब जब नेक्स्ट जगह को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अलेक्जेंडर, तो इनकी आर्मी भी सपोर्ट कर रही थी अलाई बन के। इनके बाद लेकिन अब दूसरी जगह जो ये कर रहे थे, द प्लेस दैट वाज कविटेड बाय हिम वाज बिटवीन जेहलम एंड चेनाब। अब यहाँ पर जो किंग थे उनका नाम है पोरस। इनके बारे में बहुत बात की जाती है। क्यों? क्योंकि पोरस जो थे, इतनी ग्रेट आर्मी आ रही थी अलेक्जेंडर की, वर्ल्ड को कैप्चर करने के लिए वो निकला हुआ था। सबको पता था कि ये जो भी रास्ते में आ रहा है उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। रादर देन गेटिंग स्केयर्ड ऑफ दिस सिचुएशन ही ट्राइड टू फाइट बैक। उस चीज़ से, उस ब्रेवरी से ये इतने ज़्यादा खुश हुए कि इन्होंने जो इनकी टेरिटरी कैप्चर की थी अलेक्जेंडर ने, वो इनको वापस दे दी और उसके बाद उनको बोला कि भाई हमारे अलाय बन जाओ और हमारे साथ में रहो। तो वो हुआ पोरस का, ठीक है। जो इनकी बैटल हुई थी उसका नाम था बैटल ऑफ वितास्ता, ओके। अब इन्होंने क्या किया, अम्बी भी इनके साथ हो गए थे, पोरस भी इनके साथ हो गए। तो अलेक्जेंडर जो है ये आगे बढ़े, किस तरफ? ब्यास की तरफ। कोशिश की इन्होंने अब अपनी आर्मी को बोलने के लिए कि पूरा इंडिया कैप्चर करना है, वाइप आउट करना है, ठीक है। वेस्ट से ये लोग आ रहे हैं, ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ये भी ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम देखेंगे क्या क्या रीजंस हैं। पहली चीज़ तो ये हुई कि देखिए 10 साल से ये लड़े जा रहे थे। जब अलेक्जेंडर थ्रोन पे आए हैं तो 20 साल के थे। व्हेन ही डाइड ही वाज ओनली 33 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो उतने अपने रूल में इन्होंने इतनी वॉर्स लड़ी और इतनी जगहें कैप्चर की ग्रीस के लिए। तो जो सोल्जर्स थे वो भी अपने घर से निकले हुए थे 10 साल से, दे हैड नॉट गॉन बैक। तो
जो आर्मी थी इट वॉज गेटिंग वेरी ऑफ फाइटिंग बैटल्स, बस लड़े जा रहे हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे क्लाइमेटिक जोन से क्रॉस किए जा रहे हैं। इंडिया में तो क्लाइमेट और भी ज़्यादा मुश्किल था। ये आए, आप देखिए कहाँ से, ग्रीस से आ रहे हैं, माउंटेन्स क्रॉस किए, माउंटेन से अब इनको अगर ईस्ट की तरफ जाना है तो क्लाइमेट भी वार्मर होता जाएगा, वाटर बॉडीज़ बीच में हैं, डिजीज़ होती हैं, पानी इनको वाटर बॉडीज़ मिल रही हैं, उसके किनारे अपने आप को लगा रहे हैं। आप देखिए कितने सारे लोग, इतने हज़ारों में लाखों में लोग चल रहे हैं, फूड प्रोवाइड करना उनको, इस तरह की चीज़ें, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। 10 साल से किए जा रहे थे अभी भी, लेकिन ये इनको बोल रहे थे आगे चलो। फिर ये वो वाली कंट्री जहाँ मानसून भी है, जहाँ ह्यूमिडिटी भी है, जहाँ ऐसी गर्मी है जो उन्हें देखी नहीं है, तो ऑब्वियसली सोल्जर्स जो थे वो ह्यूमन बींग्स थे, एंड नाउ दे वर लाइक कि अब वो हमसे और नहीं होगा। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंड, होमसिक होने लगे थे इस तरह के। बिसाइड्स फिर ये कहा जाता है कि जो नंदास थे, नंदास का भी बड़ा उस टाइम पर नाम वाम था, और मगधा का नाम था। तो मगधा के जो उस टाइम पर एनवायरनमेंट था वो ये था कि मगधा वाले इससे लोग दे वर स्केर्ड ऑफ ये मगधन एम्पायर का, क्योंकि वहाँ का बहुत मशहूर था कि इतना इनके पास दे आर रिच एंड इनकी इतनी आर्मी है। वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही है कि इतने लार्ज नंबर कोट किए गए हैं। जब हम सोशल लाइफ पढ़ेंगे हम देखेंगे कि इवेंचुअली ऐसा हो जाता है कि अगर किसी ग्रुप को उनके साथ आकर के ऐड होना होता है तो उनको कंडीशन ही यही दी जाती है कि हम तभी ऐड करेंगे अगर हमें एक एलिफेंट दोगे तो खैर वो नेक्स्ट क्लास क्या है जब हम सोशल डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल ये फिर हमने पहले ही बोला था कि जब इरेनियन के साथ इनकी लड़ाई हुई थी तो वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स भी थे, और इंडियन सोल्जर्स के साथ ये पहले ही फाइट कर चुके थे, तो उसको भी हम एक रीज़न मानते हैं वाई द सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर डिसाइडेड कि बस अब बहुत हो गया, नाउ वी वांट टू गो बैक। तो इवेंचुअली ऐसा होता है कि अलेक्जेंडर जो है इंडिया में रहे 19 मंथ्स के लिए। इन 19 मंथ्स में जितना भी एक्सपैंड कर सकते थे किया। वापस जाने की नौबत आई, जब सोल्जर्स ने नहीं माना तो फिर जितनी भी टेरिटरी थी उसको 3 गवर्नर्स के अंडर डिवाइड करके ये वापस चले गए। ये जब वापस गए हैं बेबीलोन में, इनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में ये होता है कि बहुत टाइम तक लड़ाइयाँ होती रही लोगों में कि भाई कौन इनके बाद में हु विल टेक द थ्रोन। तो वहाँ पे कुछ खास डिसाइड हो नहीं पाया। इवेंचुअली ऐसा हुआ कि 3 टुकड़े हो गए इनके एम्पायर के भी, ठीक है। तो अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ देख लेते हैं। उसमें एक आ जाता है कि जैसे इन्होंने बड़ी सारी सिटीज़, अलेक्जेंडर का आप देखेंगे बड़ी जगहों पे अलेक्जेंड्रिया है वर्ल्ड में, बड़ी सारी जहाँ ये ट्रैवल करते रहे वहाँ पे हमने देखा अलेक्जेंड्रिया। दो अलेक्जेंड्रिया हम ऐसे बात कर लेते, काबुल में, एक सिंध में, ठीक है। तो इस तरह से सिटीज़ एस्टैब्लिश कर लेते थे। फिर एक नाम याद रखिए, नियरकस करके नाम है, इनको इन्होंने भेजा था अलेक्जेंडर ने टू एक्सप्लोर द ये जो कोस्ट होते हैं ना उनको एक्सप्लोर करें कि कहाँ कहाँ पे हार्बर है, कहाँ से कहाँ तक, इंदस से लेके यूफ्रेट्स तक। ओके, तो ये ऐसी चीज़ है। उसके बाद अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था उसमें कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता चला। एक्चुअली क्या था, अलेक्जेंडर जो आए हैं तो इनके साथ में हिस्टोरियंस आए हैं। देखिए जब हमने इंडस वैली पढ़ा था तो मैंने कहा था कि टिम्बर वहाँ पे बहुत होता था। तो फिर मैंने कहा था कि टिम्बर के बारे में हमें कैसे पता चला, उस एरिया में बहुत टिम्बर होता था, और फिर उसके बाद शायद वहाँ पे जब सूखा पड़ गया या फ्लडिंग हो गई तो ख़त्म हुआ, और इस तरह की चीज़ें। तो वो सब हमने कैसे बोला था, मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस थे उनने लिखा था जब वो आए थे कि उस वाले एरिया में, जिसको हम बोलते हैं आज एसोसिएट करते हैं इंडस वैली के साथ में, उनने कहा था कि दिस इज़ अ एरिया जहाँ पे ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत है। फिर हमने इंडस वैली में कहा था कि उसको माइंड में रखते हुए हम मानते हैं कि ट्री को यूज़ किया जाता होगा बहुत ज़्यादा, और ट्री को बर्न किया जाता होगा बर्नड ब्रिक्स बनाने के लिए। एनीवेज, तो वो एक एग्जाम्पल की तरह याद करिए। अब जो ये हिस्टोरियंस थे इनके इस तरह की बातें इन्होंने लिखी, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ठीक है। बहुत फ़ायदा हुआ लेकिन इस बात की वजह से क्या क्या फ़ायदा हुआ, देखिए ज्योग्राफी तो हम पहले ही समझ रहे हैं कि ऑब्वियसली जहाँ जहाँ मूव करेंगे ज्योग्राफी हमें पता चलती जाएगी। तो पहली चीज़ ये हुई, क्योंकि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी तो हमें क्रोनोलॉजी पता चली। अब जब हमें क्रोनोलॉजी पता चल जाती है तो उसके बेसिस के ऊपर ये होता है कि हम एसोसिएट करके बना सकते हैं। देखिए इससे पहले वाले जिस टाइम के बारे में, अभी भी हम BCs में हैं, ठीक है, इससे पहले वाले टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ऐसा हुआ होगा, फिर हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन से पढ़ा, कॉइन से पढ़ा, इससे पढ़ा, उससे पढ़ा। ये एक ऐसी चीज़ हो रही है कि और अच्छा, जो हमने टेक्स्ट भी देखे वो भी ज़्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट थे, कंप्लीट स्पेसिफिक हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं थे। इवन जब हम बाद में भी बात करते हैं, हम बोलते हैं कि राजतरंगिनी भी लिखी गई और हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी लिखे गए, उसमें भी हम कहते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो मिथिकल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि हिस्टोरियंस जो थे इसके उन लोगों ने एकदम डायरेक्टली बात लिखी, तो क्रोनोलॉजी बनाने में आसानी हुई। दैट इज़ वाई बहुत सारी हिस्ट्री को हम ट्रेस करते हैं विद रेफरेंस टू
अलेक्जेंडर का इन्वेजन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हमें इकोनॉमी के बारे में पता चला, कैसे कि एक उसमें एक पॉइंट जो है, इकोनॉमी तो खैर अच्छी थी ही वहाँ पे, दैट वी नो, बट एक जो पॉइंट हमें याद रखना है कि वहाँ पे लिखा गया था कि बहुत मल्टीपल टाइप के ऑक्स मिला करते थे, ऑक्सन मिला करते थे इंडिया में। इनफैक्ट उसमें से 5 ऐसी वैरायटी भी थी जो कि अलेक्जेंडर ने वापस ग्रीस भी भेजी थी, इतनी अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी इंडिया में ऑक्सन की। इसके साथ साथ में इन्होंने बात की है बोट्स की प्रेजेंस की, उसके साथ साथ में इन्होंने कुछ सोशल लाइफ के बारे में ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि हैरान करती हैं। जैसे कि इन्होंने बात की थी एग्जिस्टेंस ऑफ सती की, कि सती वाला सिस्टम उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, ये कब के बारे में हो रहा है, वैदिक पीरियड के बाद के बारे में हो रहा है। तो दैट मीन्स वैदिक पीरियड के बाद, हो सकता है वैदिक पीरियड के दौरान ये वाला चीज़ शुरू हो गया था, सती वाला सिस्टम। आज हम इसको एक ईवल मानते हैं और इसको एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश हो रही है। लॉज तो बन चुके हैं, हटा दिया गया, लेकिन स्टिल प्रैक्टिसिंग है, कहीं कहीं पे आ जाती है न्यूज़ इस तरह की सती के बारे में। तो तब से हम देखते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद एक बहुत चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें लिखा है कि मार्केट्स में फीमेल्स वर सोल्ड। कैसी फीमेल्स? जो पुअर पेरेंट्स होते थे वो अपनी फीमेल चाइल्ड को जा करके सेल कर दिया करते थे। तो इस तरह की जो सोशल इश्यूज़ थे वो भी हमें पता चले वाया द टेक्स्ट जो कि हिस्टोरियंस ने लिखे थे अलेक्जेंडर के साथ आए हुए। तो ये वो वाला फेज़ था जिसमें कि हम देखते हैं कि बुद्धा के टाइम पर क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ हम कह सकते हैं मगधा एक्सपैंड हो रहा था, और वेस्ट की तरफ में ये फॉरेन इन्वेजन्स हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये वाला जो पूरा फेज़ है, लाइक आफ्टर द वैदिक फेज़, ये जो बुद्धा वाला फेज़ है, इसमें सोशल क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि हमें पता चलेगा वर्ण सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। फिर हमें पता चलेगा कि जो किंग्स थे वो कितनी, उनका लाइफ कितना ग्रैंड था, कितने बड़े बड़े हमें पता चलता है कि उनके घर हुआ करते, महल जिसको कहा जाएगा, वो सब कैसे हुआ करते थे। सो दैट थिंग विल कवर अप इन द नेक्स्ट क्लास, और टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।